नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अगले आधे घंटे तक न्यूज रूम से आप तक पहुंचाते रहेंगे तमाम अपडेट्स। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से कर लेते हैं। बड़ी जानकारी यमुनानगर से इस बीच सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने तमाम सौगातें जो हैं वो यमुनानगर के लोगों को दी है। यहां पर आपको बता दें कि सीएम ने बाबा बंदा सिंह के बहादुर स्मृति स्थल का शिलान्यास किया है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे और सीएम ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को नमन किया। बाबा बंदा सिंह की कहानी बलिदान की, शौर्य, संत, सेनापति और बलिदान की पेश करती है मिसाल। सीएम ने अपने संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र किया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम मनोहर लाल ने ये मनोहर सौगात जो है वो दी है प्रदेशवासियों को यहां पर, और यमुनानगर के लोहागढ़ को ये मनोहर सौगात सीएम मनोहर लाल की ओर से दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। सीएम की ओर से ये तमाम सौगातें दी गई हैं। बाबा बंदा सिंह ने गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा ली। सीएम ने आगे कहा कि बाबा बंदा सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। आज की गुड गवर्नेंस की नींव तब बाबा बंदा सिंह ने रखी थी और जमीन का हक किसानों को दिलाया। कालका से कलेसर तक सर्किट बनाकर पर्यटन बढ़ाने की बात सीएम की ओर से कही गई और सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि ट्रैकिंग के नजरिए से इस इलाके को विकसित करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। जिस तरीके से आप बता दें कि ट्रैकिंग के नजरिए से इलाके को विकसित करने की बात सीएम की ओर से कही गई है और पिंजौर में फिल्म सेंटर बना रहे हैं। कहा कि इस स्मृति स्थल से 300 साल पहले का इतिहास जागृत करेंगे। कई परियोजना लाकर मिनी शहर विकसित करेंगे। विकास के साथ साथ समाज में चेतना लाना भी सरकार के काम होगा। मंत्रा देवी मंदिर के जरिए रोपवे का रास्ता विकसित करने की बात सीएम मनोहर लाल की ओर से कही गई है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था, किस तरीके से सीएम मनोहर लाल की भागीदारी कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली और तमाम सौगातें जो है देने की बात सीएम मनोहर लाल की ओर से की गई है। किस तरीके से यहाँ पर मिनी शहर डेवलप किया जाएगा। तो इस बीच हमारे सहयोगी देवीदास शारदा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव खबर पर। अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख कर लेते हैं। देवीदास जी, आपका रुख करूंगा। जानकारी आपसे यहाँ पर इन तमाम योजनाओं को लेकर लेना चाहेंगे और कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुआ और क्या कुछ सौगातें यहाँ पर लोहागढ़ के लोगों को सीएम की ओर से मिली हैं। देवीदास जी, आपका डिवाइस जो है शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट करें पहले। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी देवीदास जी, सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, कार्यक्रम किस तरीके से आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने किस तरीके से लोहागढ़ को तमाम सौगातें दी हैं। जी बिल्कुल, जो लोहागढ़ है सिखों की राजधानी है और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते हैं कि जो बंदा बहादुर है वो उसी के परिवार से ही तो यहाँ आता, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने घर आए हैं। यदि उनका राजनीतिक जीवन या आरएसएस का भी जीवन रहा तो सबसे ज्यादा लंबा समय यमुनानगर का रहा। तो उन्होंने यहाँ कर सबसे पहले तो बंदा सिंह बहादुर का स्मृति स्थल है उसका शिलान्यास किया है। इस समय उनके साथ जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, स्थानीय विधायक घनश्याम दास अरोड़ा रहे हैं, सांसद संजय भाटिया थे, कबीर पंथी थे और भारत भूषण बांसुरी भारतीय जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी वो भी साथ थे। तो मुख्यमंत्री जी ने जो जिस तरह से आज घोषणा किया, संबोधन की, इसके अलावा और भी कई तरह की उन्होंने जो जहाँ पर जो सौगातें दी हैं, वही उनका यही कहना है कि जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की बात करें तो उनकी जो कहानी एक शौर्य की कहानियां, संत की कहानी है, सेनापति और बलिदान सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें थी गुरु गोविंद सिंह जी से शिक्षा ली। देवीदास जी, जिस तरीके से तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं, अगर इस बीच बात
मिनी शहर को लेकर की जाए तो किस तरीके से मिनी शहर की जो बात है सीएम की ओर से कही गई है और किस तरीके से इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा? जी बिल्कुल, यदि मिनी शहर की बात करें, क्योंकि ये जो लोहगढ़ है ये बिल्कुल राजस्थान, ये जो अब हिमाचल प्रदेश के जड़ में है, यहाँ पर ज्यादा आबादी नहीं है, मुश्किल से 2000 के करीब ही घर है। तो क्योंकि यहाँ पर इसका जो इस तरीके से यहाँ पर रोड बनाए जाएंगे तो बिल्कुल साथ हिमाचल है, यहाँ पर आद बद्री है, टूरिज्म के इलाके से भी विकसित होगा। और जिस तरह से सड़कें बनेंगी, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री ने आना शुरू किया है तब से पुल बना, वरना तो यहाँ तक यदि नदी के बीच में से क्रॉस कराना पड़ता था और 24 घंटे आ जा भी नहीं सकते थे, तो रास्ते की बड़ी भारी दिक्कत थी। और जिस तरह से मनोहर सौगात आ रही है, जैसे सड़कें बनेंगी, अप्रोच बनेगी और लोगों को बिजनेस मिलेगा, एक शहर बसाया जाएगा, तो जरूरी, क्योंकि चाहे टूरिज्म हो, एक आदमी हो, एक मिनी शहर तो का एक बड़ा शहर भी विकसित हो पाएगा। क्योंकि जब लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, आय के साधन मिलेंगे, तो जरूर एक मिनी शहर तो क्या बड़ा शहर भी बन सकता है। जी जी जी। देविदास जी, वहीं सीएम ने स्मृति स्थल को लेकर भी बातचीत की है। उन्होंने 300 साल के इतिहास का भी जिक्र किया। कहने को कि जो सिखों का इतिहास है वो 300 साल से भी पुराना है, क्योंकि जिस समय गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए उन्होंने यहाँ पर नींव रखी। इसके अलावा जब बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी बनाई तो क्योंकि एक जो जंगल थे, जंगल में आना जाना और किस तरह से उनके जो हथियार थे, लड़ना था, मुगल सेना से लड़ना था, तो किस तरह की रणनीति अपनाते थे, वो जितनी भी पुरानी चीजें हैं, जो भी हेरिटेज की बातें हैं, वो सारी बातें वो चाहते कि उनको जो वो सामने रखें। क्योंकि जब भी हमारा नौजवान अब आएगा, वो अपने गुरुओं की, जो अपने महापुरुषों की बातें हैं, किस तरह से वो रहते थे, कैसे जीवन यापन करने थे, तो चाहते, मुख्यमंत्री चाहते कि जब भी लोग आए इतिहास देखे तो उन्हें अपना इतिहास देखकर ही अपने पूर्वजों के बारे में पता लगेगा कि कितना कठिन और संघर्ष में जीवन था हमारे पूर्वजों का। जी जी देविदास जी, अगर इकोनॉमी को लेकर बात करें तो किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। पर्यटन किस तरीके से आकर्षित होगा क्षेत्र में? बात करें तो यहाँ पर यमुना नदी है, हिमाचल बिल्कुल साथ है, यहाँ पर हथनी कुंड बैराज है, क्योंकि पहाड़ है। जब भी पर्यटक आते हैं पहाड़ों से, उनको लगता है कि वो पहाड़ों में जाना, तो सारी जो संस्कृति के जितने भी संसाधन है वो सारे जिला यमुनानगर में मौजूद है। फिर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कालका से लेकर कलेसर तक वो रोड बनाएंगे, ट्रैकिंग का सिस्टम डेवलप करेंगे। जब भी पर्यटन आएगा तो यहाँ पर पैसा भी आएगा, बढ़ावा भी मिलेगा। और जिस तरीके से यहाँ आद बद्री है, अब मंत्रा देवी है, ये बोला क्योंकि मंत्रा देवी की जो पहाड़ है, मंदिर तक चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक स्वस्थ आदमी तो, नौजवान आदमी तो जा सकता है, लेकिन अधेड़ उम्र की बात करें तो वहां तक पहुंच नहीं पाता, हाफ जाता है। उसके लिए उन्होंने कहा कि वो रोप वे का इंतजाम करेंगे, जिससे चाहे बुजुर्ग भी होगा तो माता मंत्रा देवी के दर्शन कर सकेगा। और शुक्रिया देविदास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी उन्होंने हम तक पहुंचाई कि किस तरीके से तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा और किस तरीके से जनता को इसका लाभ मिलेगा, किस तरीके से पर्यटन जो है वो क्षेत्र में बढ़ेगा। इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा यहां पर की गई है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। भिवानी से इस बीच जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीवरेज व्यवस्था जो है लगातार ठप पड़ी हुई है और सीवरेज व्यवस्था के ठप होने की वजह से आम जनता को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर बातचीत यहां पर की जाए तो दूषित पानी जो है वो भर चुका है। क्षेत्रवासियों की मानी जाए तो पिछले 10 से 15 दिनों से पार्क में दूषित पानी जमा है। इसके कारण इवनिंग और मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। नियमित वॉकिंग न होने से बच्चे, युवाओं और बुजुर्गों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। पार्क में सैर करने वाले स्वास्थ्य सुधार की जो है बजाय बीमारियों को न्योता देने की लगातार जो है लोग परेशान हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर आपको बता दें कि लोगों ने प्रशासन से पानी निकासी और पार्क की बिगड़ी हालत को जल्द ठीक करने की मांग भी की है।
चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और जानकारी इस बीच टोहाना से सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि टोहाना से इस तरीके से जानकारी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टोहाना में नगर परिषद के एक्साइन सुरेंद्र शिवराण को सस्पेंड कर दिया है और मामला पिछले दिनों जाखल में हुई पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि एक्साइन मंत्री के कार्यक्रम में बिना सूचना दिए गैर हाजिर हो गए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एक्साइन उस दिन अपने परिवार के साथ परिवार में जागरण कार्यक्रम में चलते अवकाश पर थे। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बिजली निगम के भूना एसडीओ और एसएसए को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए थे। बाद में बिजली निगम ने भूना एसडीओ को सस्पेंड करने के बजाय उनका रूटीन तबादला कर दिया था। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात प्रदेश को लेकर की जाए तो विजिलेंस विभाग की टीम लगातार प्रदेश में एक्टिव है और इस बीच आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में विजिलेंस विभाग की टीम की ओर से कार्रवाई की गई है और रिश्वत लेते हुए महिला को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला थानेदार सरला देवी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। दरअसल दहेज उत्पीड़न मामले में एक आरोपी का नाम रफा दफा करने के लिए आरोपी एएसआई सरला देवी ने छुट्टी पर होने के बावजूद रिश्वत मांगी थी, जिस पर विजिलेंस पुलिस करनाल कुरुक्षेत्र की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता रणधीर सिंह का कहना है कि उसके और परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का एक झूठा मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उसके पिता का नाम हटवाने की एवज में सरला देवी ने 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और पूरा सौदा 25,000 रुपए में तय हुआ था। मेरे खिलाफ झूठा दहेज का, मेरे पेरेंट्स के खिलाफ झूठा दहेज का मुकदमा दायर किया था थाने से, यहीं लोकल पिपली सदर, जो सदर थाने से थाना है। उसके बाद जो मेरी आईओ थी उन्होंने मुझसे पैसे मांगे मेरे माँ बाप का नाम कटवाने के लिए। तो आज मैंने ये जो हमारा ये विजिलेंस डिपार्टमेंट है, इनकी मदद से मैंने आईओ को कितने पैसे की डिमांड हुई, किस तरह मांगे, क्या 30,000 मुझसे मांगे थे। 30,000 मांगे थे। पर मांगने वाले कौन थे, किसने मांगा? आईओ थे हमारे जो क्या नाम था? सरला मैम ने। तो फिर विजिलेंस को सूचना किस तरह होता है? मैंने सूचना दी थी विजिलेंस को, फिर विजिलेंस ने मुझे कोऑपरेट किया और मुझे बताया। तो पैसे देते किस तरह? विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ही पकड़ा है उनको, मैंने बाय कैश दिया था उनको, कैश देते ही वैसे ही पकड़ लिया था उन्होंने। ये शिकायत आई थी जी एक हमारे पास, कोई मुकदमे के संबंध में उसके पिताजी का नाम निकालने के लिए और 25,000 रुपए की डिमांड करी थी, जिसको आज हमने 25,000 रुपए में रंगे हाथ पकड़ा। अक्यूज्ड कौन है, कहाँ के? अक्यूज्ड एएसआई है यहीं से, कुरुक्षेत्र से। हाँ जी, क्या नाम है? सरला। रिकवरी हुई है? हाँ जी। ऑन ड्यूटी थी या नहीं, ऑन ड्यूटी नहीं थी। हाँ जी। कितना अमाउंट, कितना? 25,000 रुपए। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर से इस बीच जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि युवती का अपहरण करने वाले जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस तरीके से लगातार पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी और इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ यहां पर की जा रही है। आरोपियों ने कोशिश की थी युवती को जो है अपहरण करने की, लेकिन वो नाकाम रहे थे। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि पूरे मामले ने तूल पकड़ी। लगातार मीडिया ने भी मामले को उठाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक महिला जिम करके नीचे अपनी गाड़ी में बैठ के घर जाने के लिए तैयार थी। उसी दौरान 4 लड़के आए जिन्होंने उस महिला को गाड़ी के अंदर बंद कर लिया और उसकी गर्दन दबा के नीचे उससे लूट करने की कोशिश करी और उसको किडनैप करने की कोशिश करी। तो ये सारी सूचना पाकर एक उसका जो जानकार था उसने देखा कि इस गाड़ी के अंदर एक महिला को ऐसा किया जा रहा है, तो उसने शोर मचाया, जिसपे सभी लड़के गाड़ी से दौड़ के बाहर भाग गए। उसके बाद में एक लड़के को काबू कर लिया गया, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौका पे पहुंची। मौका पे पहुंच पे उस औरत के बयान लिए गए और एफआईआर दर्ज कर दी गई। हमारे एसपी साहब मोहित हांडा जी ने हमें डायरेक्शन दी कि एक पूरी टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा, जिसमें हमारी सभी सीआई यूनिट्स एक्टिव हुई और इन लड़कों को सभी को
खबर इस बीच पलवल से, जहां पर पलवल के नागरिक अस्पताल की बिल्डिंग में आग लग गई। आपको बता दें कि पुरानी बिल्डिंग में ये आग लगी है और जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां पर पलवल के स्वास्थ्य विभाग के कुछ कागज जो है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखे हुए थे और जलकर जो कि पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। वहीं अगर आग को लेकर बात की जाए तो फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों की वजह से लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो आग के कारण है उन्हें पता लगाने का प्रयास यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल में एक कंडम बिल्डिंग है जो काफ़ी टाइम से कंडम बिल्डिंग डिक्लेयर की हुई है, जिसमें हमारा कोई सरकारी ऑफिस नहीं चलता है। वो खाली बिल्डिंग है। उसके अंदर जो रिकॉर्ड ही पड़ा है, जो पुराना रिकॉर्ड है, जो काम का नहीं है, वो रिकॉर्ड कुछ हो सकता है जो हो। तो उस बिल्डिंग में अचानक से किसी वजह से आग लगी, जिसका कारण अभी नहीं पता चला है। सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, मैं अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर हाजिर आया और हाजिर आने से पूर्व कंट्रोल रूम के माध्यम से अग्नि विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको सूचना दी गई। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए एक गाड़ी भेजी। उसके उपरांत 2 गाड़ियाँ हमने स्वयं उनसे दोबारा से मंगवाई और अब यहाँ पर 3 गाड़ियाँ अग्नि विभाग की हैं और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर साहब जो यहाँ पे SMO साहब हैं वो यहाँ अपने प्रेजेंट है वर्तमान में, और उनके जो कर्मचारी हैं वो हमारी फोर्स साथ मिलकर और अग्नि विभाग के जो कर्मचारी हैं वो साथ मिलकर इस आग का सामना कर रहे हैं और लगभग आग पर काबू पा लिया है। सिविल हॉस्पिटल में एक कंडम बिल्डिंग है जो काफ़ी टाइम से कंडम बिल्डिंग डिक्लेयर की हुई है, जिसमें हमारा कोई सरकारी ऑफिस नहीं चलता है। वो खाली बिल्डिंग है। उसके अंदर जो रिकॉर्ड ही पड़ा है, जो पुराना रिकॉर्ड है, जो काम का नहीं है, वो रिकॉर्ड कुछ हो सकता है जो हो। तो उस बिल्डिंग में अचानक से किसी वजह से आग लगी, जिसका कारण अभी नहीं पता चला है। सिविल हॉस्पिटल में एक कंडम बिल्डिंग है जो काफ़ी टाइम से कंडम बिल्डिंग डिक्लेयर की हुई है, जिसमें हमारा कोई सरकारी ऑफिस नहीं चलता है। वो खाली बिल्डिंग है। उसके अंदर जो रिकॉर्ड ही पड़ा है, जो पुराना रिकॉर्ड है, जो काम का नहीं है, वो रिकॉर्ड कुछ हो सकता है जो हो। तो उस बिल्डिंग में अचानक से किसी वजह से आग लगी, जिसका कारण। खबर इस बीच सोनीपत से, जहां पर सोनीपत के एटलस रोड पर स्थित एक कपड़ों के शोरूम में देर रात अचानक आग लग गई और आपको बता दें कि आग इतनी भयावह थी कि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दूसरी ओर दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काफी मशक्कत करनी पड़ेगी कर्मचारियों को इसको बुझाने के लिए। चलिए न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लेते हैं। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।